हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने न्यू वीडियो पार्ट नंबर 3, जो कि हम जो है 912 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और मेरी जो चैनल का नाम है वो है अभिषेक फैक्ट चैनल। तो अभी जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन अगर हम लेकर जाएं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ डोप सेमीकंडक्टर। अब देखो, इसका आंसर जो है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी लंबी है। एंड अगर हम थोड़ी हल्की बात करें यहाँ पर कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर वहाँ तक जाते हैं, तो हमारे पास जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा सेमीकंडक्टर आएगा, सेकंड इंसुलेटर आएगा और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट आएगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहा है HPSSC हमीरपुर के द्वारा, बोर्ड के द्वारा। एंड हमें पता है कि जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें डोप सेमीकंडक्टर में, हमें पता होना चाहिए कि याद रख लो कि जो हमारे पास लाइट डोप्ड होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और जब हम उसको हैवी डोप्ड करते हैं तो वो एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मींस नेगेटिव में वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा और पॉजिटिव में ये कंडक्टर के जैसे। तो इसका आंसर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द डोपिंग। तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ जर्मेनियम डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो हमारे पास जो है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपने होल्स भी हो सकते हैं और अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन एंड डोपिंग है। तो अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में हमारे पास जो है नैनो एम्पियर का अपना रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, और जर्मेनियम में हमारे पास जो है माइक्रो एम्पियर का। मीन सबसे ज़्यादा हमारा जो कम करंट है वो हमारे पास जो सिलिकॉन का होता है रिवर्स सैचुरेशन में। मीन्स रिवर्स वाइज में जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो है एडवांटेज होती है हमारे पास किसकी, सिलिकॉन की। तो अगर इसमें जर्मेनियम पूछा तो इसमें जो है माइक्रो एम्पियर जो है इसका आंसर होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है। देखो, इसमें जो है ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज एंड करंट को। एंड इसमें जो पावर एंड फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी इसमें कांस्टेंट होती है। और E = 4.44 φm/Fn। ये तुम्हारी किस किस फॉर्म में होता है, पी की फॉर्म में ये लिखा गया, और RMS फॉर्म में √2π होता है। क्योंकि देखो ना, RMS = E/2 था, तो ये जो √2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो ये चीज़ है पीक में। और इस तरीके से हम इसको RMS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों की कन्वर्जन के थ्रू। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 37 क्वेश्चन में द कोर फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड मेनली ऑन। तो देखो, जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर मेनली डिपेंड करेगा, हमें पता है E = 4.44 φm/Fn। एंड ये हो गया, सारा कुछ बन गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास फ्लक्स है, कोर का जो फ्लक्स है वो वोल्टेज के ऊपर और फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। लोड के ऊपर ये चीज़ कभी भी डिपेंड नहीं होती। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारे पास जो 38 क्वेश्चन है। अब 38 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, और 250 kVA थे 11,000 वोल्ट बाय 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ द 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमें इसमें पता है कि अगर हमें क्या चीज़ दी हुई है, सेकेंडरी टर्न्स दी हुई, तो हम सेकेंडरी की ही वोल्टेज लेंगे। तो 400/4.44 एफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स हमें गिवन है, और सेकेंडरी के टर्न्स 80 है। तो इसके जो थ्रू जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा वेबर की फॉर्म में निकलेगा। 2.5 मिली वेबर इज़ द आंसर। तो अब ये इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हो 22.5 मिली वेबर हमारा जो है इसका आंसर होगा 38 क्वेश्चन का। अगर हम इसमें जो 39 क्वेश्चन की बात करें, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज़ एडी करंट लॉस ऑफ 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज द एडी करंट लॉसेज। देखो, एडी करंट की बात की, हमें पता है जो एडी करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है B²F²T² बाय वॉल्यूम हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर हम कांस्टेंट यहाँ पर भी लिखा नहीं है, वरना इसमें नीचे रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट के अंदर जो आ जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो हम जब लेमिनेशन करते हैं तो लेमिनेशन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसके थ्रू एडी करंट भी आपकी कम हो जा रही है। या लेमिनेशन की बात करें तो इसमें थिकनेस को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एडी करंट भी कम हो जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो एडी करंट है वो हमारे पास जो है B = V/F के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। कैसे, देखो, φ = B/A होता है, φ/A = B होता है। अब फाई हमारे पास फॉर्मूले में होता है। अब हम जो है फाई को E/F की फॉर्म में है, तो ये सब प्रोपोर्शनलिटी में है, तो हम B को E/F डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा V/F। तो इसका मीन जो एडी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² हो जाएगा। तो हमें जो है बताया गया था कि 50 वाट में हमारे पास जो 220 वोल्ट है, तो उसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि 330 वोल्ट में कितने हमारे पास जो है एडी करंट है। तो इसका तो ये सिंपल है, तो इसमें निकलेगा 112.5। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद से आपका जो पोस्ट कोड है 663, जिसमें इसमें जितनी पोस्ट आई थी 222 पोस्ट आई थी, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करें आपके, तो ये वाला है, द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉ ओनली इफ वी नो। क्या चीज़ हम फेजर डायग्राम कब हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हमें ये चीज़ें पता हो। देखो सबसे पहले ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, यहाँ पर ये अपनी सप्लाई होगी, ये अपना करंट हो गया, रेजिस्टेंस, ये लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी, यहाँ पर हमारे पास जो है ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट हो गया, ये तुम्हारा वाटफुल कंपोनेंट मीन्स कोर लॉसेज इसके थ्रू आ रहे हैं, और जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है वो इनके थ्रू जा रहा है। अब इसकी अगले की बात करें, ये हमारा जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर है E1 एंड E2। अब देखो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज V है और प्लस एंड माइनस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो प्लस एंड माइनस, तो ये लेंस लॉ के थ्रू ये इस चीज़ को अपोज कर रहा है, और E2 भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली सप्लाई को अपोज करेगा, और जो लोड है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को ही डायरेक्टली अपोज करेगा। तो प्लस एंड माइनस साइन का मतलब लेंस लॉ के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ अगर हम सेकेंडरी साइड में लेकर जाएँ, तो यहाँ पर R2 मतलब सेकेंडरी साइड के कॉपर के रेजिस्टेंस हैं ये, और ये उसका रिएक्टेंस है, मीन्स ये आपका लीकेज रिएक्टेंस है। तो अगर हमें फेजर डायग्राम के लिए हमें क्या होता है कि फेजर डायग्राम में फ्लक्स का पता होना चाहिए जो कि इसके थ्रू पता चलेगा, वोल्टेज का पता होना चाहिए जो इसके थ्रू चलेगा। अब वाटफुल कंपोनेंट ये हो गया इसका करंट, और जो अपना मैग्नेटाइजेशन करंट, तो मीन्स ये सब चीज़ें पता होंगी तभी हम जो है फेजर डायग्राम को हम बना सकते हैं। तो क्या चीज़ें पता होनी, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर मीन्स ये, जिसमें से कि लोड करंट का हम बात करेंगे, लोड करंट यहाँ पर I2 हो गया, एंड लोड पावर फैक्टर की बात करेंगे, तो इसका आंसर होगा अपना ऑल ऑफ दीज। अब इसमें जो है प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि जब भी हम सेकेंडरी टू प्राइमरी को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जब पर यूनिट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास है R1 प्लस N1 नंबर ऑफ टर्न ऑफ 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न ऑफ 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ एन R2। जब हम इस साइड को सेकेंडरी टू प्राइमरी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेम आपका रिएक्टेंस के केस में होगा। और सेकेंडरी की ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हमें जो है N2/N1 होगा यहाँ पे, और R2 को ऐड करेंगे। तो आई होप ये आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बंदे क्या कहते हैं कि N1/N2 R2 इन सबको होल स्क्वायर करते हैं, बट इसमें N1/N2 का होल स्क्वायर होता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका SSC JEE में पूछे जाते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली एट अ फुल लोड ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग द अप्रोप्रिएट वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन की यहाँ पर बात की गई है। देखो सबसे पहले आप मेरे को ये चीज़ कंफर्म कीजिए, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अगर देख रहा है तो आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो ट्रांसफार्मर में होता है वो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड होता है, या नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड होता है। कृपा करके आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। इसकी बात करते हैं तो हमें पर यूनिट के फॉर्म में, और लैगिंग के लिए प्लस लगता है और लीडिंग के लिए यहाँ पर जो है माइनस लगता है। तो लैगिंग के लिए हम बात करेंगे, इसमें देखो रेजिस्टेंस 2% दिया, हमें परसेंट में रहने देना है, पावर फैक्टर 0.8 दिया गया है, रिएक्टेंस 4% है लिखेंगे, और अगर हमें कॉस 0.8 है तो साइन 0.6 होगा। डायरेक्टली आप ये याद रख सकते हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4% होगा, मीन्स 41 का आपका डी आंसर हमें देखने को मिलेगा, और लीडिंग के केस में माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर हम अगले की बात करें, अब देखो ये द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट द पावर फैक्टर ऑफ, तो वही है कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, यूनिटी मीन्स रेजिस्टिव लोड। एंड इसमें जो एक तरीके से VNI का जो एंगल होता है वो 0, और 0 में कॉस मैक्सिमम होता है। अगर हम इसकी एडिशनल बात करें तो जो आयरन है वो अपना x² इंटू P ऑफ कॉपर लॉसेज होते हैं। तो x इजिकल टू अंडर रूट ऑफ एन आयरन बाय कॉपर, ये हमारा x एक मतलब लोड है एक तरीके से। जैसे हम बात नहीं करते कि 3/4 लोड में, फुल लोड में, या तुम्हारा 1/2 ऑफ लोड में उसकी। अब देखो कॉपर लॉसेस में ही सारी गेम होती है एफिशिएंसी में। तो जो पी कॉपर होता है वो एट एनी लोड मीन्स कोई भी लोड में, और ये जो लोड है अगर फॉर एग्जांपल हम x नहीं, x की जगह अगर लेंगे हम इसमें 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, और इसके थ्रू हमारा जो है
2% ऑफ लोड या हाफ लोड या तुम्हारा फुल लोड, तो इसके थ्रू आपके जो है कॉपर लॉसेस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। इसका आंसर हमारा क्या है 42 का बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम अगले की बात करें, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विद लो। देखो एफिशिएंसी ऑल डे की कब हाई हो सकती है, जब हमारी क्या चीज़ें लो हो। हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एक्स वी आई कॉस फाई अपॉन एक्स वी आई। एक्स इज वही है आपका हाफ लोड फुल लोड ये वाला, एक्स वी आई कॉस फाई प्लस वी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर वी कॉपर ऑफ ऑल डे। अब देखो हमें पता है कि जब एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो ये चीज़ कम होनी चाहिए। अब इसमें ये चीज़ तो कांस्टेंट है पावर, बट हमें आयरन प्लस स्क्वायर कॉपर लॉसेस को अगर हम कम करेंगे तो अपनी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कॉपर एज वेल एज द आयरन लॉसेस। तो 43 का हमारा क्या है आंसर डी। अगर हम अगले की बात करें 44 क्वेश्चन की, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वही है कि ऑल डे एफिशिएंसी के लिए हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है 50 to 60% ऑफ द लोड में काम करता है, जिसमें कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी ज़्यादा नहीं है ज़रूरी। न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके ऊपर कभी भी, बस ये थ्योरी वाली चीज़ें आती है हमको HPSSC बी में। अगर हम अगले की बात करें 45 क्वेश्चन की, द वाइंडिंग यूज इन अ 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखो शेल टाइप में सैंडविच या इंटरलीव्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से यही बनता है। अब जैसे सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर है, ये तुम्हारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। तो 45 का आंसर क्या है हमारा सी। तो अब देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसका आंसर तो वही है कि जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा, और उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल operation of two single phase transformer is that they should have the same। अब देखो यहाँ पर ये बात करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए नेसेसरी कि द पोलैरिटी मस्ट बी सेम, वोल्टेज रेटिंग, फेज शिफ्ट एंड द फेज सीक्वेंस। अब इसके बारे में हम कैसे बात करते हैं, पोलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे ये पोलैरिटी, तो कोई ये कुछ नहीं होता, बस एक पैरेलल का कंसेप्ट है। पैरेलल में अगर आप दो सोर्सेज लिए गए हैं, अगर वो अनइक्वल सोर्सेज होंगे तो इसमें से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, मतलब कि वही अनइक्वल में से, मतलब अनइक्वल में ही फ्लो करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि पोलैरिटी की बात करें, यहाँ पर 10 वोल्ट है, एंड यहाँ पर बात करें हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है 20 वोल्ट है। सबसे पहले पोलैरिटी नहीं है, रेटिंग की बात कर दी मैंने, यहाँ पे पोलैरिटी लिखा हुआ है। अब रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर जब हम KVL लगाएंगे तो 20 - 10/1 दैट इज़ 10 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करेगा, अगर हम KVL रेटिंग सेम नहीं लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर जब हम इसमें KVL रेटिंग सेम लेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा 0 एम्पियर आएगा। बट अगर हम पोलैरिटी की बात करें, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है 10 वोल्ट, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे लिया हुआ 20 वोल्ट, इसको बस अपोजिट कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अपना करंट होता है उस केस में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जो प्योरिटी में जो हमने चीज़ें रखी होती है, सबसे पहले हमारी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये जो प्योरिटी में लिखी हुई है, तो ये जैसे 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए। तो हमेशा जो है पोलैरिटी वाला ही आंसर आता है इसमें। तो एसेंशियल, सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, देखो एसेंशियल कंडीशन यही होती है कि पोलैरिटी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपको उसको समझना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये लिया है, ये वाला सर्किट लिया है, इसमें क्या करना है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस आप ले लो, और इसमें आपका जैसे 10 वोल्ट है तो इसमें ऊपर प्लस है, इसमें माइनस है, यहाँ पर कर दो माइनस एंड प्लस, और KVL लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो आपका करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज रेटिंग को हम चेंज करते हैं, जो कि ये है वोल्टेज रेटिंग ये है। और पोलैरिटी में सिर्फ ये चीज़ की पोलैरिटी को चेंज करो, फिर आप देखो कि करंट जो है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। फेज शिफ्ट की बात करें तो फेज शिफ्ट वही है कि आपका जो V1 में जैसे कि 10 ∠0 एंड V2 में आपका 10 ∠15, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फेज शिफ्टें नहीं होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए पैरेलल में। अगर 0 है तो 0 फेज शिफ्ट होनी चाहिए, अगर 15 है तो 15 होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो R/B का सीक्वेंस होता है, ये नहीं करना कि RB/Y, नहीं R/B, या ये भी नहीं करना कि RB/Y। तो इस तरीके से आपका जो भी है, या ऐसे ना करो कि YB/R कुछ भी कर दो, नहीं, एक सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू ये जो चलता है कि जैसे R सबसे पहले हमारा जो है 120 में जाएगा, फिर आपका Y जाएगा, फिर B जाएगा। तो आपको पता ही है कि जो हमारी 3 फेज़ की जो एक तरीके से फेजर डायग्राम बनती है। तो आई होप इसका आपको समझ आ गया कि इसका आंसर है हमारा पोलैरिटी C। अगर हम अगले की बात करें, दो ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल विल बी शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब इसमें इम्पेडेंस की बात की गई। देखो पैरेलल में अगर आपका इम्पेडेंस सेम होगा तो करंट आपका सेम फ्लो करेगा, मीन्स लोड शेयरिंग यहाँ से इक्वल होगी। अगर हमारा जो है इम्पेडेंस इक्वल होगा तो सेम करंट फ्लो करेगा, मीन्स लोड शेयरिंग इक्वल। अगर हमारा इम्पेडेंस A ज़्यादा है B से कंपैरिजन में, और पैरेलल में होता गया है, जहाँ पर हमारा इम्पेडेंस ज़्यादा होगा या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके
विपरीत वाले में अगर रेजिस्टेंस कम है तो सबसे ज़्यादा करंट जो है उसी में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जेड ए ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि आई ए करंट कम फ्लो करेगा और आई बी, और ऐसे ही आपका 3 वाला है। अगर इसमें ये वाली चीज़ तो नहीं आएगी पेपर में, बट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर हमें पता करना है कि कितनी ए ट्रांसफार्मर के द्वारा लोड की शेयरिंग हो रही है, तो टोटल रेटिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 किलो वोल्ट वोल्ट एम्पेयर की बात की गई है, तो उसमें अगर हमें इम्पिडेंस पता होगा तो हम लोड शेयरिंग को आसानी से बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, अगर लिखना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा 47 का सी, पर यूनिट इम्पिडेंस के ऊपर आपकी जो है शेयरिंग डिपेंड करती है, अगर हमें इक्वल शेयरिंग करनी है तो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रे लॉसेस की बात करें, तो जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं वो हमारा मैकेनिकल प्लस आयरन लॉसेस के सम में बना होता है। तो अब ये डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, वन लाइनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। देखो आर्मेचर होती है, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग होगी, कम्यूटेटर होगा, और इसमें जो है डैम्पिंग वाइंडिंग हमारे पास जो है नहीं होगी। तो आप इसका आंसर है 49 का आपका हो जाएगा डी। एंड अगले की बात करें 50 की, व्हाट आर द स्लॉट वेजेस। अब देखो ये भी याद करने वाली चीज़ है। और डीसी मशीन्स आर मेड अप ऑफ, तो जो स्लॉट वेजेस होते हैं वो हमारे पास जो है सिलिकॉन स्टील के हमारे पास जो है बने होते हैं। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अगर हम अगले की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, द 4 पोल जनरेटेड विद 16 कॉयल हैज़ अ 2 लेयर ऑफ लैब बाइंडिंग द पोल पिच। तो पोल पिच की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला कॉयल पर पोल होता है। कॉयल हमारे पास क्या है 16, एंड पोल हमारे पास है 4। एंड इसमें जब ये आगे सिंगल लेयर के लिए, और डबल लेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 2 लेयर है या 3 लेयर है, तो 2 लेयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर को, 3 लेयर के लिए 3 से कर दो। तो इसका आंसर हो गया 8। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 663 में आया था, और ये इसमें भी रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द पर्पस, कौन सा क्वेश्चन है 52। अब द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग डमी कॉयल इन आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज टू। अब देखो सबसे पहले डमी कॉयल कहाँ पर प्लेस की जाती है, तो डमी कॉयल जो हमारे पास वेव वाइंडिंग में प्लेस की जाती है। हमारे पास जो डीसी मशीन में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, वेव एंड लैब वाइंडिंग। तो आप मेरे को बताओगी जो वेव एंड लैब वाइंडिंग में जो पावर होती है वो सेम होती है या पावर अनइक्वल होती है। मीन्स अगर हम एक में लैब को इस्तेमाल करेंगे और एक में वेव को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या पावर दोनों में सेम होगी। सबसे पहले ये चीज़ आप मेरे को बताना कि हाँ कि सेम होगी या नहीं होगी, तो क्या होगी। अब द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग, देखो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हो जाता है वी वाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि जब भी हम आपकी कॉइल्स को प्लेस करते हैं स्लॉट्स में, तो ये वाले फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करते हैं C+-1 P/2, दैट इज कॉइल पोल बाई 2। तो फ्रैक्शन अगर आता है तो मीन्स आपका जो रोटर है वो मैकेनिकली अनबैलेंस है। और अगर वो इंटीजर आता है जैसे 1, 2 एंड 3, और फ्रैक्शन में 1.2, 1.3, तो वो मैकेनिकल अनबैलेंस हो गया। और इंटीजर आ गया जैसे 1, 2, 3, तो ये बैलेंस हो गया। अनबैलेंस के समय में हमारे पास जो है डमी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है कि मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए रोटर को। तो आई होप इसका आंसर आपका 52 का सी लग गया होगा आपको पता। अगर हम अगले की बात करें, अगर जैसे कि हम 53 की बात करें, तो कॉइल स्पैन की अगर हम बात करें, तो कॉइल स्पैन में इसमें लिखा है मे और मे नॉट बी एक्सैक्टली इक्वल टू द पोल पिच। सबसे पहले पोल पिच है क्या। देखो पोल पिच का ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल 2 पोल के बीच का डिस्टेंस जो कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ये लिया है, तो ये हमारे पास जो है 2 पोल की बात करें तो 2 पोल में हमारे पास होगा 180 डिग्री। अगर हम 4 पोल की बात करें तो 4 पोल में आप क्या करना, प्लस बनाओ, प्लस के बीच में आपका 90 डिग्री बनेगा, तो वो हुआ आपका मैकेनिकली 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री होती है। मैकेनिकल हो गया 90, एंड यहाँ पर हो गया पोल 4, तो 4/2 इंटू 90 दैट इज़ 180। तो पोल पिच हमेशा आपकी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही रहेगी, ये आप याद करके रखना। अब देखो इसमें इसको किस तरीके से मैं बताऊंगा कि जो कॉइल स्पैन है वो इक्वल हो सकता है पोल पिच के या नहीं। देखो सबसे पहले कॉइल स्पैन का मतलब हुआ 2 कॉइल साइड के बीच का एंगल। तो वह हमेशा जो जनरली हम 180 डिग्री के अंदर रखते हैं, तो उस जब भी हमारा कॉइल स्पैन 180 डिग्री होगा तो उसको हम फुल पिच के नाम से जानेंगे। तो डैट इज़ कॉइल 1 एंड कॉइल 2, और इन्हीं 2 कॉइल साइड को बना के एक कंडक्टर बनता है। नंबर ऑफ कंडक्टर की टर्न बनती है और नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडिंग बनती है। और ये हमारे पास जो है किसके है, ये तुम्हारी लैब वाइंडिंग है। अब इसमें अगले में बात करें, जैसे नॉर्थ एंड साउथ है। अब नॉर्थ एंड साउथ में हमारे पास क्या होगा कि ये कंडक्टर है और ये वाला कंडक्टर है। अगर आपकी वाइंडिंग इन दोनों में प्लेस की जाएगी तो ये होगी तुम्हारी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, एंड ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ एंड साउथ। इसके बीच में आपका 180 डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इसका एंगल रहेगा, जिस चीज़ को बोला गया है पोल पिच। तो अगर हमें इन दोनों पोल के बीच में वाइंडिंग को रख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक, तो उसको फुल पिच के नाम से जाना जाएगा। अगर हमें इसके पीछे होंगे तो उसको शॉर्ट पिच के नाम से जाना जाएगा।
ठीक है। शॉर्ट पिच मीन्स ये तो 180 डिग्री था यहाँ से लेकर कॉइल साइड 1 एंड 2 के बीच में पूरा। अब इसको जो है इधर से हम इधर को शिफ्ट करते हैं तो डेट इज एन शॉर्ट पिच हो जाएगा। तो शॉर्ट पिच वही है, पिच फैक्टर के पी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 के फॉर्म में हम इसमें लेंगे। तो अल्फा मीन्स कितने एंगल से वो पीछे उसको जो है किया गया है बाइंडिंग को इंसर्ट। तो जैसे कि हम अगर इस तरीके से मैंने बताऊं तो जैसे कि ये 1 कॉइल साइड है एंड 2 कॉइल साइड है, ये हुई तुम्हारी फुल पिच। और इससे अगर आप नीचे जाओगे तो वो हुई शॉर्ट पिच। तो कुछ जो कॉइल स्पैन है, कॉइल स्पैन तो वही रहेगा। कॉइल स्पैन का क्या अर्थ हुआ कि कॉइल साइड 1 एंड कॉइल साइड 2 के बीच के डिस्टेंस को बोला जाएगा कॉइल स्पैन। ठीक है। तो कॉइल स्पैन हमारा जो है आपका फुल पिच भी हो सकता है जैसे मैंने ये बताया, और कॉइल स्पैन आपका जो है शॉर्ट पिच भी हो सकता है जैसे ये। तो ये मे और मे नॉट एक्सैक्टली इक्वल टू द पोल पिच। तो 53 का आपका हो गया सी। अगर हम इसमें बात करें इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें 54 क्वेश्चन की, इन अ डीसी मशीन द स्पार्किंग बिटवीन द ब्रश एंड द कम्यूटेटर सरफेस में बी ड्यू टू। अब देखो ये सब कुछ होता है तुम्हारा अंडर कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन एंड टू रैपिड रिवर्सिबल ऑफ द करंट की वजह से। एनी ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, क्या होता है कि अब जब भी आपका जो है करंट को चेंज करेंगे इसकी पोलैरिटी, तो अपना करंट पहले जीरो होगा और उसके बाद आपका जो है फिर नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर परफेक्ट कम्यूटेशन में होता क्या है कि ये जीरो के ओरिजिन से जाता है, और अगर ये जीरो से ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे तुम्हारा ओवर कम्यूटेशन, और जीरो से बैक जाएगा मीन्स बाद में जाएगा उसको बोलते हैं तुम्हारा अंडर कम्यूटेशन। तो जब भी ये ओरिजिन के अलग होगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो जब भी वोल्टेज उत्पन्न होगी रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इसमें उत्पन्न होता है जिसको हम बोलेंगे स्पार्किंग। इस स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए हम इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरपोल इस तरीके से हमारा जो है आपका लगा होगा, जो कि इसमें जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। और ये जो हमारे पास पोलैरिटी है जनरेटर के डायरेक्शन में, मीन जनरेटर अगर यहाँ को डायरेक्ट करता है मीन क्लॉकवाइज तो उसमें नॉर्थ पोलैरिटी होगी, और मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसकी जो अपोजिट वाली मीन पीछे वाली जो पोलैरिटी होगी वो इसका आंसर होगा। या उसके अगले इस एस से अगली जो पोलैरिटी होगी या वो उसकी जो है पोलैरिटी होगी इंटरपोल की। आई होप आपको समझा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर जिसको पहले से बेसिक नॉलेज है उसको एकदम से वो पकड़ लेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिसको नहीं है तो कृपा करके माफ़ करें। तो इस तरीके से जो इंटरपोल का काम होता है कि जो हमारे पास ये स्पार्किंग अकर हो रही है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, एनी वन ऑफ द अबव। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, एक मिनट को अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम 55 क्वेश्चन की बात करें तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज। अब क्या होती है डीसी शंट मोटर की जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमें पता है कि ये भी देखो, अब इसमें क्या कुछ नहीं है, स्पीड वर्सेस टॉर्क का हम बनाएंगे। अब हमारे पास नो लोड में अपना टॉर्क कैसे बनेगी, मतलब जो अपनी ऐसे बनेगी, और फिर लोडेड में आपका जो है ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये जो हमारा नो लोड से लोड पे आने पर जो इतना हमारे पास ड्रॉप देखने को मिलता है वो आर्मेचर रिएक्शन एंड ओमिक लॉसेस की वजह से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन। अगर हम अगले क्वेश्चन की इसमें बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, when an electrical train is moving down a hill and the DC motor will be operated as a, किसके जैसे। अब देखो DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जब हम मोटरिंग की फॉर्म में होंगे, जब उसको चलाना होगा। डीसी शंट मोटर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड शंट जनरेटर भी नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है डीसी की। अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें तो सीरीज मोटर, और एसी सप्लाई की बात करें तो हम लीनियर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो ब्रेकिंग है, प्लगिंग, डायनेमिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग, 3 प्रकार की ब्रेकिंग हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव ब्रेकिंग होती है, एकदम से हमें जो है ब्रेक करना है अगर हम प्लेन एरिया में, तो हम प्लगिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लगिंग में होता क्या है कि हमारी जो सप्लाई है उसको उल्टा कर देंगे जिसके थ्रू आपकी ब्रेकिंग लग जाएगी। बट अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो हिल से जब भी ट्रेन डाउन में आ रही है, अगर वो हमारे पास सीरीज मोटर में डीसी का केस बताया गया है यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब इसमें रीजनरेटिंग ब्रेकिंग होगी। अब रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में क्या होगी, जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड जाती है तो वो आपकी जो सप्लाई उत्पन्न करेगा और हमारे को पेंटाग्राफ के थ्रू जो है वापस लाइन में फीड अप कर देगा। अब जो हमारे पास रेलवे की लाइन होती है उसमें 1 सिंगल लाइन होती है जो कि 25 kV 50 हर्ट्ज़ की होती है, जिसमें कि तुम्हारी जो रेल होती है वो एक न्यूट्रल के जैसे जो एक्ट करती है। अब इसमें और क्या था, इसमें रुक जाओ, और क्या मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रुक जाओ, एक मिनट।
अच्छा, इसमें हमने बात की गई है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा इसके अंदर, तो ये बेसिक अलग से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। देखो, जब भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ को उत्पन्न करना है तो हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए सबसे पहली बात, सेट ऑफ कंडक्टर होने चाहिए और एक रिलेटिव वेरिएशन होनी चाहिए। रिलेटिव वेरिएशन भी हमारे पास जो है रिलेटिव टाइम वेरिएशन में जाएगी और इसमें जाएगा तुम्हारा रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। अब ये चीज़ें होती क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, रिलेटिव टाइम वेरिएशन का मतलब हुआ स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर। तो ये होता है जो ट्रांसफार्मर, इसमें जो है स्टैटिक टाइम वेरिएशन, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है यहाँ पे। तो कैसे, देखो ये हमारे पास सप्लाई है और ये हमारे पास एसी है। तो इसमें क्या है कि समय के हिसाब से जो अपना जो सप्लाई है वो वेरी कर रही है, तो जिसके थ्रू हमारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है और इंड्यूस ईएमएफ फिर उत्पन्न होता है, जो उसका प्रिंसिपल है, तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। और डायनेमिक, अब ये रिलेटिव स्पेस वेरिएशन मीन्स डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, जो कि रोटेटिंग पार्ट में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है और ये हमारे पास कंडक्टर है, और कंडक्टर में ये हमारे पास इसमें जो है कंडक्टर, अगर हम इसको जो है किसी के थ्रू, जैसे कि अब अगर हम सीरीज मोटर का केस लेते हैं तो इसके थ्रू इसको घुमा रहे हैं, तो जिसके थ्रू यहाँ पर जो है एक ईएमएफ उत्पन्न होगी, जो होगा बी वी एल साइन थीटा। बी इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी एंड द लेंथ। इस तरीके से आपका ये जाएगा एंड आपका जो फिर फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ की फॉर्म में जाता है। तो अगर यहाँ पर बताऊँ तो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये हो गया तुम्हारा आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया, और ये सबसे ज़्यादा जुड़े हैं तो ये तुम्हारा इनसाइड है। तो जो अपना जो फ्लक्स है वो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो किस तरीके से जाएगा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा। तो फ्लक्स एंड 5/2 ये दो पोल के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया कि किस तरीके से आपका जो फ्लक्स है वो इसमें से फ्लो करता है। तो आई होप ये वाला जो है थोड़ा लेंथी बना दिया मैंने, पर इसका आंसर क्या है अपना, सीरीज जनरेटर के जैसे वो एक्ट करेगा सीरीज मोटर से। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 57 क्वेश्चन की, द वेरिएबल लॉसेज इन डीसी शंट मशीन। अब देखो, डीसी शंट मशीन में क्या चीज़ वेरिएबल होती है, आयरन लॉसेज वेरिएबल नहीं होते, शंट फील्ड लॉसेज अपने जो है फिक्स होते हैं, और इसमें आर्मेचर कॉपर लॉसेस वेरिएबल होते हैं। इनमें से कौन से वेरिएबल है, तो इसमें क्या आर्मेचर कॉपर लॉसेस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, शंट फील्ड लॉसेस एंड द आयरन लॉसेज, ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे फिक्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 57 का हमारे पास होगा सी। अगर हम अगले की बात करें, इन अ स्विनबर्न टेस्ट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी शंट मशीन एंड द लोड इनपुट पावर सप्लाई। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो स्विनबर्न टेस्ट है वो हमारा नो लोड के ऊपर काम करेगा, जिसमें ये शंट मशीन के ऊपर ही काम किया जाता है, और इन चीज़ों से हम एफिशिएंसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफिशिएंसी में हमारे पास क्या है कि इसमें लॉसेस हैं, तो लॉसेस में क्या है, इसमें आर्मेचर एंड शंट फील्ड कॉपर लॉसेस हो गया, आयरन लॉसेस हो गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये जितने जो लॉसेस हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट है एफिशिएंसी को निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 58 का डी, ऑल ऑफ दीज। अगर हम अगले की बात करें, विच टाइप ऑफ द अल्टरनेटर इज यूज इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, हम सेलियन पोल टाइप, जिसमें कि पोल आपके प्रोजेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं सेलियन पोल टाइप, जो कि कम स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका 6 पोल के आगे आगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन 6 से 120 पोल तक। तो इसमें सेलियंट पोल अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन सेलियंट और आपका जो स्टीम टरबाइन, ये सब टर्बो जनरेटर ही हैं, जिसमें कि उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, द हार्मोनिक्स इन द ईएमएफ जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर कैन बी रिड्यूस बाय। अब देखो, हार्मोनिक को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्विंग ऑफ द स्लोड, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग एंड कैम्पिंग ऑफ द सेलियंट पोल, मीन्स ये पर जो सेलियंट पोल की जो डायग्राम होती है जिसमें, तो वो सिंपल वही चीज़ होती है ये। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग की बात करें, अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, अगर हमें कोई भी हार्मोनिक को ख़त्म करना है तो अल्फा इज इक्वल टू 360/n, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, फिर साइन इज इक्वल टू m अल्फा डिवाइडेड बाई 2/m साइन अल्फा बाई 2। तो वहाँ पर ही जो अल्फा है उसको डालेंगे तो उतनी हार्मोनिक अपनी कम हो जाएगी। तो इसका जो हमारा है 60 का आंसर हो जाएगा अपना पास डी। अगर हम 60 का डी हो जाएगा। अगर हम बात करें आपकी 61 की, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज़, तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, देखो मोटर है तो मोटर कभी भी हमारी जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो इसमें कोई भी आपकी स्टार्टिंग टॉर्क मोटर में हमें जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनको अगर चलाने के लिए हम डैम्पिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो 61 का हो गया हमारा बी। 62 की अगर हम बात करें, व्हेन डज अ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट विद लीडिंग पावर फैक्टर। देखो, सिंक्रोनस मोटर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर में तभी ऑपरेट करेगा जब अपना ओवर एक्साइटेड होंगे। तो ओवर एक्साइटेशन में ही अपना वो लीडिंग पावर फैक्टर के जैसे नो लोड के ऊपर काम करवाते हैं, जिसको कि कंडेंसर के नाम से जाना जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका 63,
तो 63 में जो V है, तो V जो कर्व होता है वो अपना आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट होता है, और जो अपना इन्वर्टेड V होता है वो पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट होता है। तो इसका जो हमारा आंसर वो सी हो जाएगा, फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। अब देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा। तो इंडक्शन, ये दोनों चीज़ें रिपीट की है 663 के साथ ही। द इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज़ मेड अप ऑफ, तो इंडक्शन मोटर जो शाफ्ट होती है वो हमारे पास माइल्ड स्टील की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द स्लिप रिंग इन एन इंडक्शन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में आपको ये दिख जाएगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें हम 66 की बात करें। इफ़ एन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज़ इंक्रीज, अब एयर गैप इंक्रीज होगा तो होगा क्या। देखो इंडक्शन मोटर एक तरीके से ये तुम्हारे ट्रांसफार्मर के जैसे है, जिसमें कि जो आपकी सेकेंडरी है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये वाला ग्राफ मैंने वही लिया, फ्लक्स एंड द, ये आपका वर्टफुल कंपोनेंट, ये आपका मैग्नेटाइजेशन करंट। अब देखो इसमें लिखा गया है कि जब भी हम एयर गैप को इंक्रीज़ करेंगे मीन्स उसमें फ्लक्स ज़्यादा लगेगा। क्यों फ्लक्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एयर गैप में रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, तो उसमें फ्लक्स ज़्यादा लगेगा। फ्लक्स की वजह से पहले ये एंगल यहाँ था, अब ये एंगल, अब जो हमारा ये बनेगी एंगल बढ़ जाएगा, और जब एंगल बढ़ता है तो कॉस में एंगल बढ़ता है, तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज़ अ पावर फैक्टर टू विल बी रिड्यूस। अब हम 67 की बात करें। और 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% ऑफ स्लिप, वट इज़ द स्पीड ऑफ द मोटर। तो देखो सबसे पहले ये तो सिंपल है, स्लिप हमें पता है कितने 5% की है, एन एस हमें निकालना पड़ेगा 6 पोल 50 हर्ट्स में, जो कि हमारा कितना निकला, सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम की, और इसके थ्रू अपना जो एन आ रहा है वो 950 आरपीएम हमें जो है देखने को मिलेगा। तो 67 का हो गया सी आंसर। कौन सा है 67। अब 67 के बाद अगर हम बात करें तो ये तो महा ही लीनियर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे। अगर हम ये बताऊं, जैसे कि 68 का अगर मैं आपको बताता हूँ, और 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड एट अ स्लिप ऑफ एस, इफ द टू सप्लाई लोड आर इंटरचेंज दैन इट स्लिप एट दैट इंस्टेंट विल बी। अब वो हमें पता है कि जो स्लिप फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप इजिकल टू 2 होती है, ये अपना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पता चलेगा। दो प्रकार के इसमें हमारे थ्योरीज होती हैं जिसके थ्रू इनका पता चलता है, एक से ही। वैसे तो दो प्रकार की थ्योरी है कि कैसे ये चलता है, तो बस ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि आपको जो फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2, और इसमें फॉरवर्ड आपको पूछा गया है तो एस माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ एस पी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले की बात करें द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट द स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला होता है हमारा ये एफ आर, रोटर की फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ स्टेटर की फ्रिक्वेंसी। अब हमें पता है कि स्टैंड स्टिल है, तो स्टैंड स्टिल में क्या होगा, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और अब एन आर जीरो हो जाएगा क्योंकि रोटर अपना चला नहीं है, तो स्लिप हो जाएगी यहाँ पर काट के 1, तो स्लिप 1, तो मीन्स इसमें आपका जो एफ आर है वो 1 हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा, ये चीज़ 1 एंड 1, तो ये स्टेटर की फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करें 70, इफ़ द रोटर करंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन एन इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क विल अकर एट। देखो अब जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, v²/2x होता है, तो यहाँ पर कहीं भी स्लिप का जिक्र किया गया है या इसमें कोई भी रोटर का जिक्र किया गया है नहीं, तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इसमें आपका आएगा सेम एज अ स्पीड। अगर हम 71 की क्वेश्चन की बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट नो लोड विल हैविंग वैल्यू अराउंड। देखो इंडक्शन मोटर जब भी नो लोड के ऊपर काम करेगी तो 0.2 लैग हो जाएगा, और अगर आप जब भी ये फुल लोड के ऊपर काम करेगी तो 0.8 लैग हो जाएगा, ये आप याद रख लेना। द प्रेजेंस ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक इन एन इंडक्शन मोटर कॉज, देखो हार्मोनिक और वो भी फिफ्थ, देखो इसमें थर्ड हार्मोनिक नहीं होती, तो 1 5 7 11, तो प्लस माइनस मैंने इसलिए पैटर्न में लिखा है। प्लस का मतलब यहाँ पर होगा आपका पॉजिटिव हार्मोनिक, और इसमें नेगेटिव हार्मोनिक। जो नेगेटिव हार्मोनिक है वो स्पीड को ब्रेकिंग के जैसे काम किया जाता है, मतलब नेगेटिव हार्मोनिक में ब्रेकिंग, और ये आपका स्पीड को रिड्यूस करती है पॉजिटिव हार्मोनिक। तो ब्रेकिंग के लिए आपका नेगेटिव हार्मोनिक का इस्तेमाल किया जाएगा, और पॉजिटिव आपका NS/N स्पीड को रिड्यूस करेगा। अब इसमें क्या है कि आपका ये जो है स्लिप 0 के आगे जनरेटिंग मोड है, अब इस इधर तक हमारा मोटरिंग मोड है, मीन 0 से 1 तक मोटरिंग मोड है, और 1 से आगे अपना ब्रेकिंग मोड है, जो कि हमको यहाँ पर पता चलता है। तो NR अगर हमारा ये था, तो NR फॉर एग्जांपल इस तरीके से चला था, जो आपका नेगेटिव हार्मोनिक है वो उसको माइनस ऑफ NR बना देगी, तो NS माइनस ऑफ NR हो जाता है, जो फॉर्मूला होता है। मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ, ये होता है ना NS माइनस ऑफ NR होता है ना, तो माइनस का माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा NS प्लस ऑफ NR प्लस अपॉन NS। तो जो स्लिप है वो उसमें ग्रेटर देन हमें जो है 1 देखने को मिलती है, तो इसका मीन स्मॉल रिवर्सल ब्रेकिंग टॉर्क अकर होगी यहाँ पे। अगर अगले की बात करें, द लोकेशन ऑफ द सर्ज टैंक इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज नियर,
तो हमेशा जो सर्ज टैंक होता है वो पेनस्टॉक के आगे, सर्ज टैंक के आगे आपकी टरबाइन होती है वाटर हैमरिंग को एक तरीके से उसको ना हो वाटर हैमरिंग उसके लिए। अब इसमें बात की जाती है कि जो हमारा सर्ज टैंक होता है वो तुम्हारा मीडियम एंड हाई हेड के पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? आपका सर्ज टैंक को। अगर हम अगले की बात करें तो ये इसका आंसर इन्होंने पेल्टन व्हील को ठीक किया गया था। इस क्वेश्चन में जो 74 वाले क्वेश्चन में जो पेल्टन व्हील को ठीक किया गया है बोर्ड के द्वारा, बट इसमें जो बाकड़ा नंगल डैम में अगर सर्च मारोगे तो इसमें फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसिस जो टरबाइन होती है वो आपका मीडियम हेड के लिए इस्तेमाल की जा रही है, पेल्टन आपका हाई हेड के लिए किया जाता है, और कपलन एंड प्रोपेलर आपका लो हेड के लिए किया जा रहा है। जो कपलन और प्रोपेलर जो है लो हेड में आपका जो डिस्चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेगा। कपलन में हमारे पास जो वाटर है वो हमारा एक्सिली फ्लो करेगा और जो फ्रांसिस में वो रेडिली करेगा। तो जो मैं साथ में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें बात करें द एवरेज लोड फैक्टर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज़ इन इंडिया, ये 50 to 60% होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये थ्योरी है। और बस लोड फैक्टर बेसिकली आप पता कर लेना कि होता क्या है लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, और हमेशा हम लोड फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और लोड फैक्टर को अगर हम थर्मल पावर प्लांट को अगर हम पंप स्टोरेज पावर प्लांट के साथ ऑपरेट करेंगे तो लोड फैक्टर हमेशा बढ़ेगा। अब लोड फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैक्सिमम डिमांड होती है, जिसके थ्रू लोड फैक्टर बढ़ेगा, मैक्सिमम डिमांड कम, मैक्सिमम डिमांड से आपकी कॉस्ट कम से मीन्स आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। प्लांट की कैपेसिटी से जो उसका नंबर ऑफ़ यूनिट को अगर हमें बढ़ाना था, मीन्स किसी नए प्लांट पर अगर हमें सेटअप करना था तो उसकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा लोड फैक्टर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने बताती है, आप इसके बारे में पढ़ लेना। 76 ये सब थ्योरी चल रही है। द रिफ्लेक्टर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ, तो ये तुम्हारा बेरिलियम के बने होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें हमारा अगर रिएक्टर की बात करें तो इसमें तुम्हारी फ्यूजन होती है, मीन्स टूटना। और इसमें हमारे पास अब फ्यूल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो इसमें जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ जो फ्यूल होता है वो तुम्हारा प्लूटोनियम होता है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर हम अगले की बात करें तो इसमें फ्यूल में आपने है थोरियम, तो इसमें 232। और अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपका नेचुरल भी इस्तेमाल होता है और अनरिच भी इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल में आपका है 235 और अनरिच में आपका 238। 77 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ACSR कंडक्टर हैव, तो ACR कंडक्टर जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्समेंट होता है। इसमें ये जो अंदर वाला है वो स्टील होता है, बाकी बाहर वाले एल्यूमिनियम होते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि आउटर कंडक्टर आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, तो 77 का आपका हो गया बी। अभी हम जो है बात करें 78 की, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। देखो पिन टाइप होता है 11 kV तक, शैकल इसमें हो गया आपका जैसे 230 या 400 वोल्ट तक, और पिन एंड शैकल इसमें होगा नहीं। तो इसमें डिस्क टाइप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक डिस्क 11 kV की होती है। तो जितनी हमारी डिस्क होगी फॉर एग्जांपल 6 तो 66 kV, अगर 11 होगी तो इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर है बी। एंड द मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट कौन सा होता है, तो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट होता है, और सबसे खतरनाक जो होता है वो 3 फेज ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये आप ये आप याद रख लेना। इन द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम कॉमनली एम्प्लॉय इन रोलिंग मिल्स, एलिवेटर एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो आपके होती है प्लगिंग। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 81 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम इन केस ऑफ, तो ये तो देखो आपको इसको भी आपको पता होना चाहिए, अगर थ्योरी पढ़ी है तो तभी पता होगा। इसमें टिग वेल्डिंग में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। टिग में हमारे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल है। और इसमें तो अब 81 का तो ये ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स हैं, बट पता है उसमें टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें भी, बट इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो ए आंसर है। अगर हम इसमें 82 फिर से थ्योरी, द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द स्पोर्ट वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर एलॉय एंड प्योर कॉपर के। और अगर हम रोलर वेल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें कॉपर के एलॉय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी साथ में इन्फॉर्मेशन जो है। द इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस इन, तो इंडक्शन हीटिंग हमेशा ये भी थ्योरी है, कंडक्टिंग मटेरियल में भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक हमारा होना चाहिए। और जो टेम्परेचर 84 क्वेश्चन, द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ फर्नेस इज यूजुअली मेजर बाय, तो देखो जो टेम्परेचर है फर्नेस में वो हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल पैरोमीटर के थ्रू। अब इसमें जो बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो
ये हमेशा जो है आर इजी टू कंट्रोल एंड वेरी कन्वेंशनल टू यूज़। यस, कोई पोल्यूशन नहीं करती। यस, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। यस, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर। अब जैसे अगर हम बात करें 86 का, अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, तो ये तुम्हारा जूल्स लॉ है जिसके थ्रू ये आपका चला है। तो ये तुम्हारा डायमीटर का 1/1.5 हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी है। अगली बात करें तो 87 के, इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब इफ द ओनली द वन एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन लाइटेड एंड इट इंडिकेटेड दैट, तो हमारा जो स्टार्टर है, क्योंकि स्टार्टर का काम है इसको ऑन करवाना है, तो वो क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। हम अगले की बात करें 88 क्वेश्चन नंबर की, द एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल कैन बी जॉइंड बाय, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल कैसे जॉइन हो सकता है, तो वो कंप्रेशन के थ्रू हो सकता है। ये भी आपका थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इज नॉट नॉर्मली यूज, इनमें से कौन सी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। देखो 3 फेज 3 वायर है, 3 फेज 4 वायर है, सिंगल फेज 2 वायर है, मीन्स फेज है न्यूट्रल, और सिंगल फेज 3 वायर हमने कभी भी नहीं देखा है। तो 89 का हो जाएगा आपका सी आंसर। तो आई होप ये अभी 40 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा मैं आज जो है क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो धन्यवाद, एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें, अभिषेक फैक्ट चैनल।